हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रहार आईएएस। माय नेम इज़ गौरव यादव और ये हम लोग डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से, गवर्नमेंट वेबसाइट से मिला के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए होते हैं वो लेके आते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो यूएस और इंडिया के बीच में एक पार्टनरशिप हो रही है जो कि क्लीन एनर्जी के लिए है, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से और गैस से जो कि एमिशंस को लो किया जाए उसके बारे में ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो देखते हैं क्या है ये। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने को चेयर करी है वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी मिस जेनिफर ग्रैनहोल्म टू लॉन्च द रिवैम्प्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी और यूएस की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी मिस जेनिफर ग्रैनहोल्म, उन्होंने एक मीटिंग को चेयर करी दोनों ने। और उस मीटिंग का क्या था, उसमें रीवैम्प्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, तो जो एससीईपी पहले से चल रही है उसको रीवैम्प मतलब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके और उसके इफेक्टिव करके उसके बारे में ये लॉन्च की गई। तो देखते हैं एससीईपी है क्या। The SCEP is launched in accordance to the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership announced by Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden at the Leaders Summit on Climate held in April this year। तो इस साल अप्रैल में एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की। तो उन्होंने यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2030 का मतलब 2030 तक क्लीन एनर्जी यूज होने लगे दोनों देशों में, तो एक पार्टनरशिप उस बारे में हुई थी। तो उसी पार्टनरशिप के अकॉर्डेंस में ये एससीईपी है, मतलब उसी का एक स्टेप है। द एससीईपी ऑर्गेनाइजेज इंटर गवर्नमेंट एंगेजमेंट अक्रॉस 5 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेशन: पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इमर्जिंग फ्यूल्स। तो जो एससीईपी है उसमें 5 पिलर्स हैं, यानी कि 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पहली चीज, और दूसरा हो गया रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, फोर्थ है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इमर्जिंग फ्यूल्स। इन 5 फील्ड्स पर काम करके एससीईपी बनता है। A new India US task force on biofuel was also announced to build on the scope of work on cooperation in biofuel sector। तो biofuel sector में काम करने के लिए भी एक इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स का अनाउंसमेंट हुआ है। The two sides also announced christening of gas task force to India US low emission gas task force, which would continue to forge collaboration between US and Indian companies on innovative projects to support India vision of gas based economy। तो एक और जैसे ये टास्क फोर्स है वो बायोफ्यूल्स के लिए, ऐसे एक गैस के लिए एक टास्क फोर्स अनाउंस हुआ है, गैस टास्क फोर्स टू इंडिया यूएस लो एमिशन गैस टास्क फोर्स। उसका काम क्या होगा, वो यूएस और इंडियन कंपनीज के बीच में कोलैबोरेट करेगा ताकि जो इंडिया का गैस बेस्ड इकोनॉमी का जो विजन है कि हम जो हमारे जो अभी फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल इन सब जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनको कम करके हम गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो उस बारे में बात करने के लिए गैस टास्क फोर्स बनाया गया है। बोथ साइड्स हैव इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 टास्क फोर्स फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड मॉडलिंग इन डिफरेंट एरिया। तो ऐसे जैसे बायोफ्यूल्स का और गैस के लिए टास्क फोर्स, इसी तरह 6 टास्क फोर्स बनाए गए हैं ताकि वो अलग अलग फील्ड्स में काम करके, यूएस और इंडिया अलग अलग फील्ड्स में काम करके इस एससीईपी के जो विजन है उसको कंप्लीट कर सके। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ फर्स्ट फेज, द टू साइड एग्रीड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द वर्क टू इंक्लूड स्मार्ट ग्रिड स्टोरेज एज अ पार्ट ऑफ सेकंड फेज of the partnership to advance clean energy initiative anchored on the Indian side by the Department of Science and Technology। तो जैसे फर्स्ट फेज था, जैसे ये मैंने बताया रिवैम्प्ड है ये वाला, इससे पहले का जो फर्स्ट फेज था वो सक्सेसफुल रहा, तो उसी को देखते हुए कि जब पहला फेज सक्सेसफुल रहा तो इसमें कुछ और एडिशन किए गए हैं सेकंड फेज में। जैसे इसमें स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड स्टोरेज का इंक्लूड किया गया है, और पार्टनरशिप फेज ऑफ द पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी PSR जो इनिशिएटिव है वो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंकर करेगा। The source of this news is PIB। सेकेंड न्यूज इज लग्जरी क्रूज सर्विस। जैसे आप अगर बाहर कभी किसी और कंट्री में जाएं या फिर देखें तो वहाँ पे क्रूज सर्विसेज बहुत हैं, मतलब अलग अलग सिटीज में जाने के लिए वाया शिप, तो वहाँ वो एक लग्जरियस क्रूज सर्विसेज बहुत हैं। तो इंडिया में भी वो क्रूज सर्विसेज अब लॉन्च हो रही है इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन लिमिटेड जो IRCTC है, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है ये IRCTC, जो हम लोग नॉर्मली टिकट के लिए यूज करते हैं और जो रेलवेज में काम करती है। तो IRCTC ने हाथ मिलाए हैं किसके साथ,
क्रूजेज, ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाए हैं। क्यों हाथ मिलाए, क्यों पार्टनरशिप करी है? टू प्रोवाइड लग्जरी क्रूज सर्विसेज इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 18 2021। तो सितंबर 18 2021 से इंडिया में भी क्रूज सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। और कौन कराएगा? IRCTC कराएगा, जिसने पार्टनरशिप करी है कॉर्डेलिया क्रूजेस के साथ। तो देखते हैं और उसके बारे में। IRCTC has joined its hand and signed the agreement with Cordelia Cruises being operated by Waterways Leisure Tourism Private Limited for promotion and marketing of the first indigenous luxury cruise in India। तो IRCTC ने हाथ मिलाए हैं कॉर्डेलिया क्रूजेस के साथ। जैसे IRCTC PS पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है रेलवेज के अंडर, ऐसे ही कॉर्डेलिया क्रूजेस जो है वो ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करता है? वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं किस लिए? ताकि इंडिया में फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज इंडिया में लॉन्च किया जाए। द क्रूज विल सेल फ्रॉम मुंबई एंड विजिट गोवा, केरला एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो क्रूज है वो मुंबई से चलेगा और गोवा के लिए केरला, लक्षद्वीप आइलैंड अलग अलग जगह आप जा सकते हैं। IRCTC कॉर्डेलिया क्रूज विल सेल थ्रू लक्षद्वीप आइलैंड, गोवा, दीव, कोची एंड चेन्नई। मतलब डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं जहां आप जा सकते हैं। The cruise departs from the port of Mumbai and Kochi, and passenger have the opportunity to choose their destination of choice: Mumbai to Goa, Mumbai to Diu, Mumbai and Kochi to Lakshadweep, and Mumbai to Kochi. IRCTC has also started booking for the travel. तो जो क्रूज है वो दो जगह से ओरिजिनेट होगा, मुंबई और कोची से। और आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे। मुंबई से गोवा का है, मुंबई टू दीव है, मुंबई एंड कोची टू लक्षद्वीप, मतलब मुंबई से भी लक्षद्वीप जा सकते हैं और कोची से भी लक्षद्वीप जा सकते हैं। और मुंबई टू कोची भी है। और IRCTC ने इसके लिए टिकट्स बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। थर्ड न्यूज है दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व में क्यों है? इंडियाज फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन तमिलनाडु फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दुगोंग, अ मरीन एनिमल दैट हैज ऑल्सो एनलिस्टेड वल्नरेबल टू एक्सटेंशन ऑन द ग्लोबल स्केल बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो जो IUCN है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, उन्होंने एक मरीन एनिमल है दुगोंग, ये जो है दुगोंग, इसको वैसे उन्होंने एनलिस्ट किया वल्नरेबल टू एक्सटेंशन, मतलब वो एक्सटेंट होने की कगार पर है। तो उसको बचाने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए इंडिया का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। कहाँ? तमिलनाडु में। तो देखते हैं दुगोंग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो पहली चीज तो द रिजर्व विल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 500 किलोमीटर इन पाल्क बे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। द पाल्क बे इज अ सेमी एनक्लोज शैलो वाटर बॉडी विद अ वाटर डेप्थ मैक्सिमम ऑफ 13 मीटर। तो ये रिजर्व है वो कहाँ बनेगा? वो उसका एरिया होगा 500 किलोमीटर इन पाल्क बे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु की साउथ ईस्ट कोस्ट पे, यानी कि श्रीलंका साइड, वही समझ लीजिए, वहां पर बनेगा। और पाल्क बे क्या है? पाल्क बे इज सेमी एनक्लोज शैलो वाटर बॉडी, मतलब शैलो वाटर बॉडी है और वहाँ पे जो पानी की डेप्थ है वो मैक्सिमम 13 मीटर है। लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट। जैसे मैंने बताया श्रीलंका साइड पर जो कोस्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर है। द दुगोंग इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज इन द रीजन। उस रीजन में दुगोंग जो है वो फ्लैगशिप स्पीसीज है, यानी कि वहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। Dugong or the sea cow is the state animal of Andaman Nicobar Island. This endangered marine species survive on seagrass and other aquatic vegetarians found in the areas. तो जो दुगोंग है, जो मछली है, इसको वो सी काव भी कहते हैं और ये अंडमान एंड निकोबार की स्टेट एनिमल है। तो ये ध्यान में रखें कि कभी कभी जो चीज़ न्यूज़ में आती है वो पूछ लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल क्या है और सी काव किसको कहते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। दुगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काव एंड इट इज स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो सी ग्रास एंड अदर एक्वेटिक वेजिटेरियन पर सर्वाइव करती है, यानी कि हर्बीवोरस होती है ये। तो इट इज द ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन एंड इज ओनली एक्सटेंट स्पीसीज इन द फैमिली डुगोंगिडे। तो ये जो फैमिली है डुगोंगिडे, इसका एकमात्र ऐसा हर्बीवोरस मैमल है जो स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस है। मतलब मैमल्स जनरली प्योर हर्बीवोरस नहीं होते हैं, जो वो मैमल्स जो कि मरीन होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो मैमल्स हैं उनमें से एकमात्र ये है जो हर्बीवोरस है, टोटली हर्बीवोरस है। तो डुगोंग्स आर यूजुअली अराउंड 3 मीटर लॉन्ग एंड वेट अराउंड 400 kgs. Dugongs have an expanded head and trunk like upper lip. Elephants are considered to be the closest relative. However, unlike dolphins and other cetaceans, sea cows have 2 nostrils and no dorsal fin. तो जो डुगोंग होते हैं वो 3 मीटर लॉन्ग होते हैं, 400 kg तक का वजन होता है और इनका एक्सपेंडेड हेड होता है, ट्रंक लाइक अपर लिप होता है। देखते हैं, ये एक्सपेंडेड हेड है यानी थोड़ा बाहर को जा रहा है, और ये जो इनका अपर लिप है यहाँ तक जो है वो ट्रंक लाइक है, यानी कि एक सूंड जैसा है, जैसा जो हाथी का थोड़ा सा निकलता है नीचे को, इसी तरह इनका भी जो अपर लिप है वो ट्रंक लाइक है।
तो ये दिखाना चाह रहे हैं ट्रंक लाइक अपर लिप। एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव, यानी कि जो इनके रिलेटिव सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं वो एलिफेंट माने जाते हैं। However, unlike dolphins and other cetaceans, sea cows have 2 nostrils and no dorsal fin। या लेकिन जैसे अलग और मछलियां हैं जैसे डॉल्फिन्स है और अदर सीटासीन मछली हैं, सी काउज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं और फिन्स नहीं होते, डॉर्सल फिन्स नहीं होते, इनके नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो ट्रॉपिकल वाटर इन इंडो पैसिफिक रीजन इन इंडिया, दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इन 4 जगह ये पाए जाते हैं इंडिया में। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज ऑल इंडिया रेडियो। फोर्थ न्यूज इज बटाला। तो बटाला सॉरी तो बटाला एक जगह है पंजाब में। बटाला एक टाउन इन द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन मांझा इन पंजाब। और ये अभी क्यों न्यूज में देखते हैं, हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन अमंग वॉरिंग कांग्रेस लीडर इन द रीजन। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग डिक्लेयरिंग बटाला एज अ 24th डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो अभी जो वहाँ पर जो सरकार है और अपोजिशन है उन दोनों में थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन है बटाला। बटाला क्यों कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ की गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि बटाला को 24th डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाए पंजाब का, यानी कि पंजाब में जो अब उसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 24th डिस्ट्रिक्ट। तो बटाला देखते हैं कि बटाला क्यों हिस्टोरिकल है, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। बटाला इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ पंजाब थैंक्स टू इट हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल एंड लिटरली हेरिटेज। तो ये हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल एंड लिटरली हर लिहाज से ये हिस्टोरिकल माना जाता है, इम्पोर्टेंट सिटी है। तो बटाला was the oldest city of Punjab after Bhatinda, which was founded in 1465 and also the 8th largest city in the state in terms of population। तो बटाला जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है, यानी कि भटिंडा पंजाब का सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है और जो बटाला है भटिंडा के बाद में सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है जो कि 1465 में फाउंड किया गया था एंड ऑल्सो द 8th लार्जेस्ट सिटी इन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो नंबर 8 पे आता है पंजाब में। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड, Guru Nanak Dev, the first Guru of Sikhs, was married to Mata Sulakhani in the city in 1487. गुरुद्वारा डेरा साहिब एंड गुरुद्वारा कंठ साहिब आर अडोन इन हिज मेमोरी। तो अगर कहानियों के या दंत कथाओं के हिसाब से गुरु नानक देव जो उनके फर्स्ट गुरु थे सिक्स के, उनकी माता सुलखनी के साथ जो शादी हुई थी वो यहीं हुई थी बटाला में 1487 में। तो उनकी मेमोरी में यहाँ पर गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरुद्वारा कंठ साहिब हैं शहर में। और दूसरा गुरु हरगोविंद जो 6th गुरु हैं वो भी बटाला आए थे अपने बेटे की शादी करने, जो इनका बेटे थे सन गुरुदित्ता। एंड इन हिज मेमोरी गुरुद्वारा सत करतारिया इज एस्टेब्लिश इन द मिडिल ऑफ सिटी। तो इनकी याद में गुरुद्वारा सत करतारिया है बिल्कुल शहर के बीचों बीच। बटाला वॉज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द सिख एम्पायर आफ्टर लाहौर एंड अमृतसर ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो रूल में जो सिख एम्पायर था बटाला उसमें से बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिटी था आफ्टर लाहौर एंड अमृतसर। अमृतसर और लाहौर के बाद बटाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता था महाराजा रणजीत सिंह के रूल में। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज इंडियन एक्सप्रेस। 5th न्यूज इज मैं भी डिजिटल 3.0। तो ये मैं भी डिजिटल का जो 3rd फेज है वो अब चालू होगा। ये बहुत दिनों से चल रहा है, 2 बार अभी तक हो चुका है, 3rd फेज अब स्टार्ट होगा। तो देखते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology MeitY launched the pilot drive मैं भी digital 3.0, a special campaign for digital onboarding and training for street vendors under PM Swanidhi scheme across 223 cities in the country। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ने कोलेबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है। और इस कैंपेन का क्या है कि इसमें क्या होगा, डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। ऑनबोर्डिंग का मतलब जो लोग अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहे उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन में लाना और उनको ट्रेन करना कि कैसे करना है डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैसे यूज करना है। किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो छोटे छोटे साइड में जो लगाते हैं या स्ट्रीट में जो वेंडर्स हैं, चाय की टपरिया, अंडे वाले, फ्रूट वाले, ये सब जो हैं छोटे छोटे, उनके लिए है कि वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में आए अब अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम अक्रॉस 223 सिटीज इन द कंट्री। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर में है और ये 223 सिटीज इन द कंट्री में ये स्कीम लॉन्च होगी। तो इसके बारे में देखते हैं। द भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, एसवेयर आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ड्राइव टू इशू यूपीआई आईडीज, क्यूआर कोड एंड प्रोवाइड डिजिटल ट्रेनिंग। तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, भारत पे, एम स्वाइप, भारत फोन पे, पेटीएम, एसवेयर, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस ड्राइव में और वो यूपीआई कोड्स और यूपीआई आईडीज, क्यूआर कोड और डिजिटल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे वेंडर्स को।
तो डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर विल हैंड होल्ड द स्ट्रीट वेंडर्स टू ब्रिंग आउट एनहेंस्ड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड बिहेवियर चेंज। तो ये डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, ये सारे वो हैंड होल्ड द स्ट्रीट वेंडर, यानी कि उनके ट्रेन करेंगे। हैंड होल्ड का मतलब हाथ पकड़ना, अगर शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो हाथ पकड़ेंगे उनका और उनको ब्रिंग आउट एनहेंस्ड अडॉप्शन, यानी कि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट करे, ट्रेन करे और सीखे, उनको बताएं कैसे करना है। ये सारी चीजें उनका बिहेवियर चेंज में वो हेल्प करेंगे। तो टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू हैंड ओवर अ ड्यूरेबल QR कोड एंड ट्रेन द बेनिफिशियरीज फॉर कंडक्टिंग डिजिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन विद इन 1 वीक ऑफ डिसबर्समेंट। तो अगर ये डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कि वो एक ड्यूरेबल QR कोड ये नहीं कि एक महीने में वो QR कोड फिर से बदलना पड़े, तो एक ड्यूरेबल QR कोड उनको दें और बेनिफिशियरीज को ट्रेन करें कैसे कि डिजिटल रिसीप्ट कैसे बनानी है और पेमेंट ट्रांजेक्शन कैसे करना है, और दूसरा जो उनके ट्रांजेक्शन है वो विद इन अ वीक ऑफ डिसबर्समेंट उनको क्लियर किया जाए। दूसरा PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि जो है, जिसके अंडर ये पूरा डिजिटल मैं भी डिजिटल वाला जो चल रहा है, तो वो कब लॉन्च हुआ था? दैट वाज लॉन्च ऑन June 1, 2020 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। द स्कीम फैसिलिटेट्स अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 विद एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% ऑन रेगुलर पेमेंट। तो ये जो स्कीम है, स्कीम में एक चीज और है, फैसिलिटेट्स अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 with an interest subsidy of 7% on regular repayment. The source of the news is PIB website. Sixth news is Himalayan Day 2021. तो National Commission for Clean Ganga organized Himalayan Divas in association with Navla Foundation. This year's themes is contribution of Himalayas and our responsibilities. तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने जो और हिमालयन दिवस मनाया है नोला फाउंडेशन के साथ मिलके। तो इस ईयर की जो थीम है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखते हैं हिमालयन डे होता क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 सितंबर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये याद रखें, पूछ सकते हैं कि हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है। इट इज ऑन 9 सितंबर एवरी ईयर इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज सेलिब्रेटेड विद द एम टू कंजर्व हिमालयन इकोसिस्टम एंड रीजन। Himalaya plays an important role to save the sustain nature and protect the country from adverse weather conditions. The Himalayan range is also responsible for rain, besides being a rich repository of floral and faunal diversity. तो ये हिमालयन दिवस मनाने का जो एम है वो ये है कि लोगों में जागरूकता लाएं कि हिमालयाज को सेव करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम देखें जनरली तो हिमालय हर चीज में हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज रेन्स के लिए, यानी कि जो मानसून का पूरा सिस्टम है वो हिमालयाज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रेन्स के लिए। उसके बाद एडवर्स वेदर से बचाता है। जो अगर हमारी इंडिया की जो नॉर्दर्न साइड है, चाइना की साइड, तिब्बत की साइड, तो जो वहाँ से जो एडवर्स कोल्ड वेव्स आती हैं उनको हिमालयाज ब्लॉक करता है। उसके अलावा हिमालयाज के जो फ्लोरल एंड फौनल, यानी कि जो वहाँ पेड़ पौधे, पक्षी और जो अलग अलग जानवर हैं वो जो हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं वो कहीं भी नहीं पाए जाते। तो बहुत सारी चीजें हैं और ऑलमोस्ट हर फील्ड में हिमालयस इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिर जो हमारे मेजर रिवर सिस्टम है वो सारे हिमालय से आते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, वो सारे हिमालयन रीजन से आते हैं। तो हिमालयस को कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसी चीज को जागरूक करने के लिए हिमालयन डे मनाया जाता है एवरी ईयर। Himalayan Day was first observed in Uttarakhand in 2010 as an initiative of a group of noted environmentalists including Sundarlal Bahuguna. तो एक ग्रुप था एनवायरमेंटलिस्ट का जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी भी थे। उन्होंने स्टार्ट किया था हिमालयन डे को मनाना 2010 में। और उसमें कौन कौन था उस ग्रुप में? सुंदरलाल बहुगुणा जी, अनिल प्रकाश जोशी एंड राधा बहन। इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एन हिमालयन डे इन 2015 बाय द देन चीफ मिनिस्टर। तो 2010 में उन्होंने मनाना शुरू किया। 2015 में चीफ मिनिस्टर ने उसको ऑफिशियली हिमालयन डे घोषित कर दिया था। Seventh news is Swachh Sarveshan Gramin. The Ministry of Jal Shakti Ministry presided over the e-launch of Swachh Sarveshan Gramin under Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 at an event organized by the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS). तो जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने उन्होंने एक ई लॉन्च हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। वो किसके अंडर आता है? वो आया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंडर। तो वो एक इवेंट हुआ था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो देखते हैं इसके बारे में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है क्या। द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विल अंडरटेक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कंट्री वाइड टू सपोर्ट एक्सेलरेशन ऑफ ODF प्लस इंटरवेंशन एंड इंक्रीज मोमेंटम ऑफ इम्प्रूविंग ODF सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज सोशल एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट activities across the villages in the country.
तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण करेंगी। और वो क्या है उसके बारे में, वो कंट्री वाइड होगा, पूरे देश में होगा। उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ओडीएफ प्लस, यानी कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं वो जल्दी से जल्दी हो सारे गांव। और दूसरा, जो हो चुके हैं उनको ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि वो ओडीएफ बने रहें, यानी ये ना हो कि अभी आप ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए और लोग फिर से पुरानी ढर्रे पे आ जाए, तो उस चीज़ को बने रखने के लिए। और दूसरा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, उनको वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना सिखाएं ग्रामीण एरियाज में। तो ये इसका वो है एम। तो DDWS एज हेड कमीशन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ऑन 2 occasions अर्लियर इन 2018 एंड 19। तो ये जो इस बार हो रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, तो ये DDWS 2 बार और कर चुका है, पहला 2018 में और 2019 में, तो ये 3rd टाइम है इस बार। एज पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 17,475 villages in 698 districts across India will be covered. 87,250 public places, namely schools, Anganwadis, public health center, hard bazaars, religious places in these 17,475 villages will be visited by survey. तो ये जो होने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, उसमें 17,475 गाँव जो कि 698 डिस्ट्रिक्ट में है पूरे भारत में, उनको कवर किया जाएगा। और उन जगहों पर, उन गांवों में अलग अलग पब्लिक प्लेसेस, जो कि 87,250 पब्लिक प्लेसेस, जो स्कूल्स, आंगनवाड़ीज, पब्लिक हेल्थ सेंटर, हाट बाजार, रिलीजियस प्लेसेस, उन सब में उनको देखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा वहां जाके। तो इन लाइन में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम, तो ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, वो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंडर है। तो क्या होगा इसका फोकस, इट विल फोकस ऑन असेसिंग ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओडीएफ प्लस इन द विलेज। जैसा मैंने बताया कि ओडीएफ को सस्टेन करना और जहां नहीं है वहां को इम्प्लीमेंट करना ओडीएफ प्लस गाँवों में। मैनी न्यू एलिमेंट हैव बीन एडेड इन SSG 2021. These elements include assessment of solid, liquid, plastic waste and fecal sludge management arrangement, awareness on menstrual hygiene and management and disposal arrangement for menstrual waste. तो जैसे मैंने बताया कि 2 बार और हो चुका है 2018 और 19 में, तो इस बार जो SSG 2021 होने वाला है उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड किए गए। वो एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है असेसमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि वेस्ट को अलग अलग एसेस करना, सॉलिड वेस्ट को अलग करना, प्लास्टिक वेस्ट को अलग करना और लिक्विड वेस्ट को अलग करना। तो वो चीज़ें ऐड की गई हैं। दूसरा, फेकल स्लज मैनेजमेंट, यानी कि फेकल स्लज मैनेजमेंट क्या होता है कि जो हमारे एक्सक्रीटा है, हमारी जो बॉडी के जो एक्सक्रीट फ्लूइड्स हैं उनको मैनेज करना। दूसरा, अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि जो माहवारी के समय जो हाइजीन रखनी चाहिए औरतों में, उस चीज़ के लिए अवेयर करना सबको। और उसके बाद फिर जो माहवारी के टाइम पर कुछ जो वेस्ट होता है, जो भी लोग यूज़ करते हैं, सैनिटरी पैड्स एंड अदर थिंग, तो जो वो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है प्रॉपरली, तो उन सब चीज़ों के बारे में उनको सबको नया ऐड किया गया है SSG 2021 में। तो देखते हैं कि वेटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ SSG 2021 आर गिवन एज बिलो। तो देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को क्या क्या वेटेज दिया गया है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सैनिटेशन इन विलेजेस इंक्लूडिंग HH एंड पब्लिक प्लेसेस को 30% वेटेज दिया है। सिटीजन फीडबैक इंक्लूडिंग फीडबैक फ्रॉम कॉमन सिटीजन्स, की इन्फ्लुएंसर एट विलेज लेवल एंड फ्रॉम सिटीजन्स ऑनलाइन यूजिंग अ मोबाइल ऐप, इसको 35% वेटेज दिया है। एंड सर्विस लेवल प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन रिलेटेड पैरामीटर्स को 35% वेटेज दिया है। 35 और 30 ये 100% हो गया। तो इन चीज़ों को ये वेटेज दिया गया है। द सोर्स ऑफ द न्यूज इज PIB वेबसाइट। एट्थ न्यूज इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM in a significant boost to India's defense capabilities. The first deliverable firing unit of medium range surface to air missile system was handed over to Indian Air Force at the presence of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh at Air Force Station Jaisalmer in Rajasthan on September 9, 2021. तो सितंबर 9 को श्री राजनाथ जी की प्रेजेंस में एयरफोर्स स्टेशन पर फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल MRSAM सिस्टम जो है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। तो देखते हैं MRSAM है क्या। द MRSAM IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स इज एन एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड जॉइंटली बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री कंप्राइजिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग MSMEs। तो ये जो MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये एक एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि DRDO एंड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। और उसके अलावा इन दोनों के अलावा
वेरीज इंडियन इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग MSME, इन सब ने मिलके ये जो नेटवर्क है वो बनाया है। दूसरा, MRSAM सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट एंड एरिया डिफेंस फॉर ग्राउंड असेट्स अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, UAF, हेलीकॉप्टर, गाइडेड एंड अनगाइडेड म्यूनिशंस, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इन सारे थ्रेट्स हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, UAV, हेलीकॉप्टर एंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डिफरेंट जो एटसेट्रा, ये सारे जो थ्रेट्स हैं उन सबसे एक एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है MRSAM। इट इज कैपेबल ऑफ इंगेजिंग मल्टीपल टारगेट्स एट रेंजेस अप टू 70 किलोमीटर इन सीवियर सिचुएशन सिनेरियोज। तो ये जो MRSAM है वो अलग अलग टारगेट्स को रेंज कर सकता है 70 किलोमीटर तक सीवियर सिचुएशन सिनेरियोज में। The missile is powered by indigenously developed rocket motor and control system for achieving high maneuverability during the terminal phase। तो मिसाइल जो है उसको indigenously developed rocket motor से पावर किया जाता है और कंट्रोल सिस्टम for achieving high maneuverability during the terminal phase। The firing unit comprising of missiles, combat management system, mobile launcher system, advanced long range radar, mobile power system, radar power system, reloader vehicle and field service व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मिसाइल में लगी हुई हैं। जैसे कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार है, मोबाइल पावर सिस्टम है, रीलोडर व्हीकल, फील्ड सर्विस व्हीकल, ये सारी चीज़ें मिसाइल में हैं। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ इज PIB, जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंडर आती है ये न्यूज़। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके पास ये पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और जो हमारा न्यूज़ डेली जो करंट अफेयर्स है वो हम लेके आते हैं, हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम सारे सोर्सेज को मिला के, किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, सारे सोर्सेज को मिला के आपके लिए ये करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस